So next question, find area of the region bounded by the curves y is equal to x square plus 2, comma y is equal to x, comma x is equal to 0 and x is equal to 3। अब देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मल क्वेश्चन ही है बट इसमें कर्व्स काफ़ी ज़्यादा है। ध्यान से देखो, एक तो कर्व ये वाली है, एक y इज इक्वल टू एक्स, एक x इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली जो x इज इक्वल टू 0 होती है ये y एक्सिस ही होती है, वो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। x इज इक्वल टू 3। तो अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, इसमें बेसिकली 3 कर्व्स हैं, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये हम मतलब कि पहले ही बना लेते हैं जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 3 कर्व्स हैं। अब इसको पहचानो, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए, हमारा काम क्या होता है, उन कर्व्स को पहचानना। x इज इक्वल टू a, अगर ऐसी कोई भी कर्व हो जहाँ पर x की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये कुछ ऐसी होगी। यहाँ पर देख लो x की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि x ये होता है ना 1 2 3, तो ये x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब सेम वैसे इसके बारे में मुझे पता है y इज इक्वल टू x। अब इसके बारे में भी मुझे पता है कि ये एक लाइन है, क्योंकि दोनों सिंगल पावर में है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, y सिंगल पावर में है, x डबल पावर में है, तो मतलब ये पैराबोला है। बट ये जो पैराबोला है इसमें +2 ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया इस चैप्टर में, उनको पता है कि इसके बारे में मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में सबसे फर्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर की है उसी में बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अपने बेसिक्स क्लियर रखा करो। जितने आप बेसिक्स अच्छे से करोगे, मतलब जितना बेसिक आप अपना क्लियर रखोगे, उतनी ही कम प्रॉब्लम्स आपको आगे जाके चैप्टर्स में आती हैं, ठीक है। अब देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि मैंने आपको पहले ही मतलब कि करवाया हुआ है। देखो ध्यान से देखो, ये पैराबोला है हमारा। अगर आप इसको कंपेयर भी करोगे, मान लो ये 2 नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये इससे कंपेयर हो रहा है। अब ये +2 एक्स्ट्रा है ना, तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर स्पेशल केस करके कुछ करवाया हुआ है आपको, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको आप क्रैम कर लो, मैं आपको कभी भी क्रैमिंग के बारे में नहीं बोला कि इसको आप क्रैम करो। इसके बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि x डबल वैल्यू है, आप फिल करके चेक कर लिया करो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर प्रोसीजर सिखाया था कि अगर इस तरह का पैराबोला आए तो उसको आपने टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, अब देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा पैराबोला आए तो आपने क्या करना है, जस्ट ये लिखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर y की वैल्यू 4 हो तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू +-2, यानी कि y x डबल वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि x मतलब कि y के आगे प्लस है, देखो y के आगे प्लस है, तो ये जो मतलब कि पैराबोला होगा ये अपवर्ड होगा। अब इतनी बात तो मुझे क्लियर है कि ये जो पैराबोला है, देखो अगर आपको ये भी नहीं करना, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर के आगे जब भी पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, पैराबोला में, तो वो हमेशा हमें अपवर्ड पैराबोला ही देगा। तो ये अपवर्ड पैराबोला है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसको आपने कैसे चेक करना है। देखो मान लो ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें x को 0 फिल करोगे तो y कितना आएगा, 0, मतलब 0,0, तभी इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर यहाँ पर कट कर रहा है 0,0 पर, तभी मैंने x को 0 फिल किया तो y भी 0 आ गया, तो ये आपका वर्टेक्स है, आपको पता है। बट यहाँ पर 2 है। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 0 फिल कर लो या x को 0 फिल कर लो, एक ही बात है, x को 0 फिल कर लो, ठीक है। तो y कितना आएगा 2, यहाँ पर y कितना आ रहा था 0,0, यहाँ पर वर्टेक्स कितना आ रहा है 0,2, और 0,2 मतलब ये जो पैराबोला है थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि y प्लस में है तो y ऊपर होगा, मतलब +2 ऊपर होगा, तो ये इस तरह से काम करता है। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही समझा दिया था। तो सबसे पहले हमेशा की तरह अपने कर्व्स को लिखते हैं, ठीक है। जस्ट हमने आइडिया ले लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, इसको आप नंबर 2 दे दो, ठीक है। x इज, देखो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, देखो ये x इज इक्वल टू 3 है, ये x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 1 और ये x इज इक्वल टू 0, मतलब ये y एक्सिस ही है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था। x इज इक्वल टू 3, इसको आप नंबर 3 लिख लो, और लास्ट में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2। अब बेसिकली हम हमेशा पैराबोला को पहचान लेते हैं लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पैराबोला है, तो जस्ट इसका वर्टेक्स निकाल लो। आप क्या करो, पुट
x इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज, आपने किसको 0 फिल करना है, स्क्वायर वाली टर्म को हमेशा। x 0 तो y कितना आएगा 0 प्लस 2 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2, तो 0,2। अब ये क्या होगा इसका वर्टेक्स, तो ये याद रखोगे प्लीज़, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये हमें हेल्प करेगा। अब इसका जो एरिया भी आएगा ना वो बहुत डिफरेंट आएगा, मतलब जो हम शेडिंग करेंगे ना इसकी वो डिफरेंट आएगी। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हमने अपनी कर्व्स को पहचान लिया, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब काफ़ी कर्व्स हैं, मतलब हमें काफ़ी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, बट कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, बस जस्ट थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन से वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखो 1 2 का निकाल लो, 1 और 3 का निकाल लो, 1 और 4 का, सॉरी यहाँ पर मैं नंबर लिखना भूल गया, 1 और 4 का। सेम वे से इन दोनों का नहीं निकल सकता, आपको पता है ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी आपस में, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब 2 का 4 से निकाल लेना आप, सेम वे से 3 का 4 से निकाल लेना। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो पैटर्न पकड़ लिया करो, 1 से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पर लिख लो 1 and 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, ये तो बहुत ईजी है, विच एम्प्लाई पुट इन 1, इसको पुट इन 1, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, x की जगह पर 0, तो विच एम्प्लाइज हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया 0,0। इसको आप याद रखना कि 1 and 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 0,0। अब ऐसा करते हैं, जो बाकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब आप 1 and 3 का निकाल लो, बहुत ईजी है, x इज इक्वल टू 3 पुट इन 1, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। तो y इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया 3,3। ठीक है, अब सेम वे से 1 and 3 का भी हो गया, 1 and 4, अब 1 and 4 का, 1 and 4, अब इसका भी निकाल लेते हैं। देखो 1 and 2 का हो गया, 1 and 3 का हो गया, 1 and 4। ठीक है, y इज इक्वल टू x, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं ना, पुट इन 4, तो y की जगह पर आप x लिख दो। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज x स्क्वायर, इसको आप उधर ले जाओ, -x+2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसको हमें मतलब कि फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब इसके डायरेक्टली फैक्टर नहीं बन रहे, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक मेथड बताया था कि हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक है कोई। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac √2a। ठीक है, अब देखना आपको यहाँ से ना एक नई बात सीखने को मिलेगी। जैसा आपको याद है शायद क्वेश्चन नंबर 1 में था कि वहाँ पर मेरे पास y की 2 वैल्यूज़ आई थी, और y की एक वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया था, बट दूसरी वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकला था, मतलब हमने वो वैल्यू रिजेक्ट की थी। अब ऐसा ही यहाँ पर कुछ होगा। देखो यहाँ पर a कितना है हमारा, कंपेयर करें तो 1, b कितना है -1, c कितना है 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, a मतलब 1, c मतलब 2 डिवाइड बाय 2a, a कितना है 1, तो कितना आया +1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 4 2 8 2। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, यहाँ पर आप लिख लो x इज इक्वल टू 1 प्लस -7। अब आपको बताया, यहाँ पर आप रीज़न लिख दो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस को मैं लिख सकता हूँ 7√7 आइटा, विच इज़ नॉट अ रियल नंबर, देयरफॉर रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो इसके रूट्स नहीं आ सकते, और अगर ये क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं आ सकते, मतलब जो 1 and 4 है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 डोंट हैव एनी
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा क्योंकि मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया और एग्ज़ाम में ऐसी कोई सिचुएशन बन गई, तो आप वहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा मतलब आपके मन में डाउट आ जाता है कि कहीं पर मैंने तो कोई गलती नहीं की कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना आए। तो 1 और 4 का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ये सब कुछ हमें डायग्राम में हेल्प करेगा। अब देखो 2 का 3 से नहीं निकल सकता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू मान लो 3 है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 का 4 से निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 का 4 से। देखो मैंने आपको बोला कि पैटर्न से, फर्स्ट से मैं स्टार्ट हुआ 1 2 1 3 1 4। अब इसको पकड़ लो 2 3 2 4। ठीक है, अब 2 4 का निकाल रहा हूँ मैं। आपको बताया x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 है, सॉरी 2 और 4 का ना, x इज इक्वल टू 0। पुट इन 4, तो 4 में पुट कर लो, तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 2। ये बेसिकली हम पहले निकाल चुके थे कि इसका वर्टेक्स, तो 0,2 यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। 2 4 का भी हो गया। ठीक है, 2 3 का हो नहीं सकता था, 2 4 का भी हो गया। अब 2 भी हो गया, अब कौन बच गया 3 और 4। अब इसका भी निकाल लेते हैं 3 और 4। ठीक है, तो आपको बताया x इज इक्वल टू 3 पुट इन 4। ठीक है, तो 4 में पुट करते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 3,11। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए, 0,0 वो लास्ट पेज पे था। ठीक है, फिर आया 3,3, फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर 0,2 और 3,11। तो ये बेसिकली हमारे सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम इसका जो रफ स्केच है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने निकाल लिए, जो रफ स्केच है उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखो ये आपका रफ स्केच। अब आपके लिए मैंने सारी कर्व्स भी दोबारा से लिखी हैं और सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। अपवर्ड पैराबोला था, आपको पता है, और इसका वर्टेक्स, सॉरी वर्टेक्स लिखना भूल गया, आपको पता है इसका वर्टेक्स कितना था 0,2। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला। अब ये y इज इक्वल, ये y एक्सिस कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब रेड लाइन x इज इक्वल टू 3 है, आपको पता है, और y इज इक्वल टू x, आपको पता है ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है, x 0 तो y भी 0, तो x 3, मतलब मैंने बना ली डायग्राम। अब देखो ध्यान से देखना हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ध्यान से देखो 1, देखो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कर्व्स हैं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू x से, 1 से, 1 का 2 से, 1 का 2 से, मतलब y एक्सिस से, ये y एक्सिस है ना, तो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0। देखो यहाँ पर टच हो रहे दोनों। ठीक है, 1 का 3 से 3,3, देखो ये दोनों रेड से टच हो रहे हैं। 1 का 4 से नॉट पॉसिबल, ध्यान से देखो ये लाइन पैराबोला को कट नहीं कर रही, आपके सामने है। 2 का 4 से, अब ये जो 2 है x इज इक्वल टू 0, अब इसका पैराबोला से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो 0,2, आपको पता है ये रहा। ठीक है, अब 2 का 3 से नहीं हो सकता, आपको पता ही है। अब उसके बाद 3 का 4 से, 3x इज इक्वल टू 3 का 4 से, ये रहा 3,11। तो मैंने सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लिए और डायग्राम भी बना के दिखा दी। अब हमें ये देखना है कौन सा एरिया शेड करना है। उन्होंने साफ साफ बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, पैराबोला, इस लाइन, ग्रीन लाइन और ये ब्लैक लाइन में जो बीच का एरिया वो हमें फाइंड करना है। अब इन चारों के बीच का, पैराबोला, ब्लैक लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच का एरिया ये वाला है, तो हमें यही एरिया फाइंड करना। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग। अब शेडिंग के बाद हमें देखना होता है कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं भी चाहता तो आपको बता सकता हूँ कि वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करो और क्वेश्चन को कर दो, बट मुझे ऐसा होता है कि किसी भी पॉइंट पर ना आपको ये ना लगे कि हम क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो
वर्टिकल स्ट्रिप लगाओ या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हम हमेशा वो मेथड प्रेफर करते हैं जिसमें हमें कम से कम मतलब कि एफर्ट्स करनी पड़े या कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। अब देखो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो तो मैंने रफ में पहले से बना रखा है, ठीक है। अब मान लो इसको हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें क्या कहती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें कहती है राइट बॉटम और वो वाई एक्सिस तक का एरिया देती है, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि कौन सा इजी रहेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो मान लो देखो ये हमारा एरिया आपको पता है ना, ये वाला हमारा एरिया है। अब इस एरिया के राइट में कौन है, ये, और इसके बॉटम में कौन है, ये। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, ठीक है। राइट में बॉटम में कौन है, यहाँ से, तो मैं यहाँ तक जाऊँगा। तो उससे मुझे वाई एक्सिस तक का एरिया मिलेगा, मतलब ये वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको ये सारा एरिया मिल गया, ये सारा एरिया मिल गया, बट मुझे जो एक्चुअल में चाहिए वो ये वाला है, ठीक है। चलो मुझे थोड़ा सा जो मुझे चाहिए वो एरिया मुझे मिल गया, ठीक है। अब ये भी एरिया पड़ा है मुझे, अब ये और सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो अगेन देखो राइट हमारा हो चुका है। अब देखो इस पूरे एरिया में देखो हमारे एक तो ये है, ये लेफ्ट सबसे लेफ्ट में है, ये सबसे राइट में है, ये बीच में है। अब ये राइट हो चुका है, अब उसके बाद इसकी बारी है, इसका बॉटम कौन है, ये। तो यहाँ से लेके हम देखो यहाँ से लेके हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। अब उससे मुझे ये वाई एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला सारा एरिया मतलब ये फालतू आ रहा है, ये ग्रीन पोर्शन जो है ये हमारा थोड़ा सा फालतू आ रहा है, बाकी एरिया हमें चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया तो हमें चाहिए, ये हमें मिल गया, बट ये जो रेड और ग्रीन पोर्शन है ये हमारे फालतू आ रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अगेन सब कुछ हो गया, अब बॉटम से फिर से स्टार्ट होंगे, यहाँ से बॉटम से, ठीक है। तो यहाँ से लेके अगेन ऊपर जाएंगे और उसको माइनस कर देंगे, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। मतलब हमें 3 बार चलना पड़ेगा, रेड ग्रीन फिर मतलब कि ये ब्राउन पैराबोला जो है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें हमें कितना चलना पड़ेगा। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है। अब वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो ये हमारा एरिया है, ठीक है। अब इसका लेफ्ट कौन है, ये वाला, टॉप यही है ना, लेफ्ट का टॉप यही है ना, ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट में ये लेफ्ट हिस्सा है हमारा, ये लेफ्ट हिस्सा है हमारा, ये राइट हिस्सा था, ये लेफ्ट है, इसका टॉप यही है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट होऊंगा और यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। अब उससे मुझे ये नीचे तक का सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा। अब ये तो मुझे चाहिए, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये वाला ब्लू तो मुझे चाहिए, बट इसके साथ साथ मेरे पास ये वाला सारा रेड जो पोर्शन है, ये वाला सारा रेड पोर्शन है, ये भी फालतू में आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं बहुत ईजिली रिमूव कर सकता हूँ। अब देखो ये लेफ़्ट फ्रॉम टॉप से गए थे, टॉप हमारा हो चुका है, तो लेफ़्ट अगेन ये उसके नीचे ये है ना, तो टॉप हमारा हो चुका है, तो लेफ़्ट से स्टार्ट होऊंगा और यहाँ तक जाऊँगा। तो मुझे नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें कम चलना पड़ा, यहाँ पर हमें तीनों मतलब कि कर्व्स पर चलना पड़ रहा था, यहाँ पर हमें 2 कर्व्स पर चलना पड़ रहा है, मतलब पैराबोला और ग्रीन लाइन। यहाँ पर रेड लाइन भी है, ग्रीन लाइन भी है, पैराबोला भी है, मतलब ये ज़्यादा ईजी है, तो हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है। देखो मैं आपको फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे क्वेश्चंस या मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेंथी हो जाती हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप बताता हूँ। नहीं तो मैं भी सीधा बता सकता था कि शेडिंग कर लिया वर्टिकल स्ट्रिप लगा दो, बट उसके की पीछे जो कहानी है कि आपके मन में जो भी मतलब कि क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैं पहले ही बता पाऊँ कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों नहीं लग रही सर, वर्टिकल स्ट्रिप से ही हमें क्यों करना है। तो मैं सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, इनको नेम दे देते हैं, जिसके इसको हम नेम दे दो ओ, ये ए, ये बी और सी, सभी पॉइंट्स को मैं जानता भी हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना एरिया। तो एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है, ओ बी सी ए ओ। अब इसको आप नेम दे दो ए, देखो ओ बी सी ए ओ, यही हमारा रीजन है ना, तो इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप है तो वाई डी एक्स, वर्टिकल स्ट्रिप में हमेशा हम वाई डी एक्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, आपको पता है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, तो लेफ्ट सबसे एरिया का ये है, टॉप इसका ये है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और यहाँ से स्टार्ट होके मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, सी तक बिना ब्रेक के, ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर आपने मेरे वे से किया तो आपको खुद बताएगा कि उसको कैसे करना है। देखो लेफ्ट फ्रॉम टॉप हम गए, कहाँ से लेके गए, ए से लेके सी तक, किसके लॉन्ग गया, ब्राउन कौन है, पैराबोला,
तो पैराबोला के अलॉन्ग गया मैं। एक्स कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, मुझे सारा एरिया मिल गया ये वाला, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया, मैंने आपको समझाया था ना, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, माइनस अगेन वाई डी एक्स। अब किसको माइनस करेंगे, अब देखो लेफ़्ट हमारा हो चुका है, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप हमारा हो चुका है, अब उसके नीचे का टॉप कौन है, मतलब नीचे कौन रहेगा, ये वाला, इसके लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे और यहाँ से लेके मैं अगेन, यहाँ से लेके अगेन मैं कहाँ तक जाऊँगा, देखो हमेशा पहले वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, सोचा करो कि कौन सा एरिया मिला, मुझे ये सारा एरिया मिल गया, ज़्यादा मिल गया, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया बिना ब्रेक के, ठीक है। तो मैं O से लेके B तक गया, कौन सी लाइन है ये, ग्रीन वाली, तो इसको ऐसा करते हैं, ग्रीन में लिखते हैं L1, देखो मैंने 1 लिखा हुआ है, ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो L1 यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें x कितना वेरी कर रहा है, आप देखो ध्यान से, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये नीचे वाला एरिया सारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और मेरे पास रिक्वायर्ड ब्राउन एरिया आ जाएगा। अब आपको पता ही है, वी नो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन 1 से, तो दोनों वैल्यूज़ को y में ही है, मतलब पुट इन 5, इसको आप नंबर 5 दे दो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 से 3, ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स माइनस 0 से 3 है, लाइन 1 कौन सी है, एक्स डी एक्स, ठीक है। विच एम्प्लाइज, अब देखो इसको हमें अलग अलग इंटीग्रेट करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 डी एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 2 की इंटीग्रेशन 2x, तो यहाँ पर लिख दो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x, 0 से लेके 3 तक, माइनस एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 3 तक। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल ही करना है, तो अपर लिमिट पहले 3 फिल कर लो, माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट तो 0 ही है, ये हमारा काम कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी होगी, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, अब यहाँ पे कितना आएगा, 27 बाई 3 प्लस 6 माइनस 0 का क्यूब कितना होगा, 0 ही होगा, 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है, माइनस ये कितना है, 9 बाई 2, इसको छोड़ ही दो, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप कट कर सकते हो, तो 3 9 27, 9 और 6 कितना आ गया, 15 माइनस 9 बाई 2, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 माइनस 9 बाई 2 इज इक्वल टू 21 बाई 2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल नया था, इसमें 2 चीज़ें नहीं थी। पहली बात, पैराबोला हमने ऐसा कभी नहीं देखा, ठीक है, पैराबोला हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं था, कि मतलब मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता दिया था, बट क्वेश्चंस में हमारे पास पहली बार आया। अब उसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि हमें पता है 2 को छोड़ दो, ये अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स डबल वैल्यू है। उसके बाद हमेशा स्क्वायर वाली टर्म को 0 करो, तो y कितना आ रहा है, 2, मतलब इसका वर्टेक्स 0,2 होगा। अब ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो मैंने सभी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। यहाँ पर ये भी एक नई बात सीखी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कई बार क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होती तो नॉट पॉसिबल, मतलब वो आपस में कट ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कर्व्स दी हुई हैं तो वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही, यहाँ पर आपके सामने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। डायग्राम बना ली, वर्टिकल स्ट्रिप मैं आपको बता ही दिया कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में थोड़ा सा मुश्किल था, तो वर्टिकल स्ट्रिप ही लगाएंगे। तो लेफ्ट फ्रॉम टॉप गया, ज़्यादा एरिया आ गया, उसको माइनस कर दिया, सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1,0, 1,3, 3,2। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है हमने ऐसा सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट क्वेश्चन नया है, मतलब कि इसमें ट्रायंगल की बात हो रही है, वर्टिसेस की बात हो रही है, कुछ भी नया नहीं है,
ठीक है, तो ऐसा करते हैं। सबसे पहले देखो आपको बताया इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके पास रफ स्केच होना चाहिए इसका, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनानी है। तो सबसे पहले रफ स्केच को ही बना लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कर्व्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो फिर जो हमारे स्टेप्स होते हैं कि कर्व्स को अच्छे से पहचानो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो वो कैसे होंगे? क्योंकि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो कर्व्स ही नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद कौन सा स्टेप होता है? रफ स्केच। तो मैं वहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, रफ स्केच पहले बना लेते हैं। अब देखो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। ठीक है, आपको पता है, आपको वैसे पता है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना तो आता ही होगा। -1, 0, x -1 है, ये 0 है। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। पहला जो नंबर होता है वो x होता है, पिछला y। अब x -1 है, y 0 है, मतलब ये पॉइंट होगा। ठीक है, -1, 0। सेम वे से x1 y3, x1 y3, तो मतलब वो यहाँ पर कहीं पर होगा 1, 3। x3 y2, x3 y2, देख ये x है ना, x3 y2 यहाँ पर कहीं पर होगा 3, 2। अब जस्ट पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेते हैं। अब देखो आपके सामने मैंने पॉइंट्स को मैच किया और हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। ये ब्राउन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है और ये रेड लाइन है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से एक बार शेड भी कर लेते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन उन्होंने बोला ना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, जो ट्रायंगल के बीच का एरिया, तो उसको हमें शेड करना है। अब ऐसा करते हैं, इसको एक बार शेड भी कर लेते हैं। अब देखो आपके सामने हमने इसको शेड भी कर लिया। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है, शेड हमने कर लिया। अब देखो जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था ना, तो इसमें कोई कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और ना मतलब कर्व्स नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकल ही नहीं सकते। तो फिर हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपको मैंने एग्जांपल नंबर 9 में भी समझाया था। अब चाहे ये ट्रायंगल है, चाहे ये एक ट्रायंगल है, बट ये 3 लाइन से मिलके बनी है। आपको पता है ये ट्रायंगल में 3 लाइंस होती हैं, 1, 2 और 3। और लाइन की इक्वेशन निकालना मुझे आता है क्योंकि मुझे वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं जस्ट A, B और C। ठीक है, आपको याद होगा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था और आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में। y - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x - x1। तो ये हमारी 2 पॉइंट फॉर्म होती है। तो इसकी हम हेल्प लेंगे और अपनी कर्व्स की इक्वेशन जो है वो हम खुद से बनाएंगे। इसमें नई चीज़ यही है कि इसमें हमें कर्व्स की इक्वेशन खुद ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ब्राउन लाइन की बात करते हैं। यहाँ पर करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब आपको बताया जो AB लाइन है उसमें A कितना है -1, 0 और B कितना है 1, 3। मैंने आपको हमेशा बताया इसी सिमेट्री में लिख लिया करो। अब वैसे आप रैंडमली किसी को भी x1 y1 x2 y2 लिख सकते हो, बट थ्रू आउट द इक्वेशन वो सेम रहना चाहिए। तो मैं मान लो इसको x1 और y1 लिख लेता हूँ, इसको x2 y2 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1 मैंने लिख लिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज y = 3 बाय 1 + 1, ये प्लस बन गया ना, 2x + 1। तो हमारी पहली इक्वेशन तो आ गई जी। कौन सी आ गई? y = 3 बाई 2x + 1। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सी लाइन है? ग्रीन लाइन, तो उसको भी लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ BC। ठीक है, अब BC में आपको पता है B कितना है 1, 3 और C कितना है 3, 2। तो फिर से इनको भी नेम दे दो, ये x1 y1, ये x2 y2। अगेन लिखते हैं, देखो y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1। तो which implies y - 3 = 2 - 3 -1 बाई 2 x - 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। -1 बाई 2x माइनस +1/2। अब इस -3 को भी उधर ले जाओ, तो माइनस इसको ऐसे लिख लो x/2 +1/2 +3। अब इसको मैं आपको रफ में सॉल्व करके दिखा देता हूँ।
ठीक है। 1/2 + 3 को सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 2 3 6/2 तो 7/2 है। तो बेसिकली हमारी इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, -x/2 + 7/2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -x + 7/2। ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा इंटीग्रेशन के बिहाफ पे बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये भी हमने निकाल ली। अब लास्ट कौन सी रहेगी, रेड लाइन, उसको भी निकाल लो। इक्वेशन ऑफ लाइन AC। अब मैंने A पहले लिखा है तो A कितना है -1, 0, C कितना है 3, 2। सेम वही स्टेप्स हैं हमारे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो y - y1 कितना है 0, y2 - y1 x2 - x1 x - x1 y = 2, 3 + 1 4 x + 1। तो कितना आ गया, यहाँ पर कहीं कट हो गया ना, तो कितना आ गया 1/2 x + 1। तो मैंने तीनों ही लाइंस की इक्वेशन निकाल ली। अब जैसा कि हमारे पास इक्वेशंस आ गई, 3 कर्व्स की इक्वेशंस आ गई, अब उसके बाद क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट वो हमारे पास पहले ही है। देखो AB और BC लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, AC और BC का ये है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास पहले से ही है। रफ स्केच भी है हमारे पास। अब जस्ट हमें ये देखना है, एरिया भी हमारे पास है कि वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगानी है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी डायग्राम थी, रफ स्केच है हमारा, उसको शेडिंग हम कर चुके थे। ये मैंने मतलब कि सारी हमारी लाइंस लिख ली, AB ये ग्रीन BC है, ये रेड AC है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने एग्जांपल नंबर 9 को भी आपको वर्टिकल स्ट्रिप से ही करवाया है, वो ज़्यादा इजी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही मतलब कि नहीं बोल रहा। देखो मान लो आपको लगता है कि सर मुझे तो इसको मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही करना है, देखना कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब देखो सबसे पहले आपको पता है ये एरिया, ये सारा एरिया है, इसका राइट बॉटम यहाँ है। ठीक है, तो मान लो आपने ग्रीन से स्टार्ट कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक गए। अब उसके बाद मेरे पास ये वाला एरिया आएगा, y एक्सिस तक का एरिया आता है, तो मुझे ये सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये सारा एरिया आ गया, ये सारा एरिया आ गया। अब जो मुझे चाहिए वो ये बीच में है। चलो इतना हो गया, मतलब मुझे ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो वो बात की बात है। अब उसके बाद अगेन देखो राइट ये वाला हो गया, उसके बाद ये इसका बॉटम यहाँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा। अब अगेन y एक्सिस का एरिया मिलेगा, मतलब ये वाला जो एरिया है ये फालतू देगी हमें रेड लाइन, और जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमें मिल जाएगा। अब अगेन मुझे जो रेड एरिया है उसको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर हमें ग्रीन माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रेड माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगेन ये y एक्सिस के उधर की साइड एरिया है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हूँ यहाँ तक जाऊँ, तो मुझे ये वाला एरिया तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और मुझे उसके साथ साथ ये वाला एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, ये वाला ब्लैक वाला। तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और इसको माइनस कर दूंगा, मतलब मुझे काफ़ी बार माइनस करना पड़ेगा। ये रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए मुझे काफ़ी कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा बिना ब्रेक के, और ये एरिया आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, और उसको बाद में मैं एक ही बार में माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो फालतू एरिया आएगा वो इसके नीचे ही आएगा। तो इसलिए हम वर्टिकल स्ट्रिप का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब देखो हमें पता है वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो लिखते हैं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ रीजन ABCA, इसको नेम ऑफ ए दे दो, ABCA, इसी का फाइंड करना है। तो ठीक है, YDX आपको पता है ना, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब YDX। अब हमारी जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो क्या कहती है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, YDX x वेरी करता है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। अब ये एरिया, इसका लेफ़्ट कौन है ये, इसका टॉप कौन है ये, तो यहाँ से लेके मैं कहाँ तक जाऊँगा, B तक, बिना ब्रेक के मैं A से लेके B तक जा सकता हूँ। ठीक है,
अब ए से लेके मैं बी तक तो चला गया, अब उससे क्या होगा, अब उससे मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, ध्यान से देखना, मुझे एक्स एक्सिस तक का नीचे का एरिया मिल जाएगा। आपको पता है ना वाई जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो नीचे तक का एरिया देती है एक्स एक्सिस तक का, तो ये सारा एरिया मिल जाएगा, ये ऑरेंज तो मिल जाएगा, अब ये वाइट जो पोर्शन है ये मैं फालतू में मिलेगा। तो मतलब चलो पहले इसको लिखते हैं, वाइट में किसके अलॉन्ग गया, मैं ब्राउन लाइन के अलॉन्ग गया। अब ब्राउन लाइन कौन सी है, ए बी, ठीक है, ये रही ए बी, तो ए बी के अलॉन्ग गया, ब्राउन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन वेरी करता है वर्टिकल स्ट्रिप में, एक्स। अब एक्स कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर एक्स -1 है, यहाँ पर एक्स कितना है 1। अब क्या आप मेरे को बताओ क्या हमारा एरिया कंप्लीट हो गया, आपको पता अभी और एरिया हमारा पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन ये लेफ्ट है ना, देखो ये एरिया रह गया, इसका लेफ्ट ये टॉप ये रहा, तो मैं इस बी से लेके यहाँ पर बी से लेके कहाँ तक जाऊँगा, सी तक बिना ब्रेक के, ठीक है। तो बी से लेके सी तक गया, ठीक है। तो मुझे अभी और एरिया चाहिए तो मैं यहाँ पर प्लस करूँगा, ठीक है, वाई डी एक्स। अब मैं किसके अलॉन्ग आया, मैं ग्रीन लाइन के अलॉन्ग आया, ग्रीन लाइन कौन सी है मेरी, बी सी, ठीक है। अब ग्रीन लाइन के अलॉन्ग आया, एक्स कितना वेरी कर रहा है 1, यहाँ पर एक्स कितना है 3। अब इससे क्या होगा, अब ये देखा करो कितना एरिया मिला, अब इससे क्या होगा कि मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मुझे ऑरेंज एरिया तो मिल गया, बट ये जो सारा पोर्शन आपको दिख रहा है वाइट वाला, ये फालतू में मिल गया मुझे, तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्शन। अब माइनस कैसे करेंगे, अगेन ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेफ्ट से अगेन स्टार्ट होंगे, टॉप हमारा हो चुका है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, क्योंकि टॉप देखो हमारा हो चुका है, तो यहीं से स्टार्ट होऊंगा, तो मैं अगेन यहाँ से ए से जाऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा, देखो अगर आप लेफ़्ट वाला कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो आप लिमिट्स को उल्टा पुल्टा लिखोगे। जैसे आपने अगर ये सोच लिया मैं ए से बी गया, बी से सी गया, बाद में सी से ए गया, आप ऐसा भी कर सकते हो, बट उससे माइनस में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी लिमिट्स आएंगी फिर 3 से लेके -1 तक, तो उसमें आपको क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए लेफ़्ट हमेशा याद रखना, ठीक। तो मैं रेड लाइन के अलॉन्ग गया, वाई डी एक्स। अब रेड लाइन कौन सी है हमारी, ए सी। अब इसमें x कितना वेरी कर रहा है, मैं लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ था, -1 से लेके 3 तक। अब ये जो सारा एरिया रेड के अंदर आएगा, ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बस यही हमारा प्रोसीजर है। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। वाई ए बी, अब ए बी लाइन कौन सी है, आपको पता 3/2 को बाहर लिख लो, तो मुझे इंटीग्रेशन जस्ट करनी है x + 1 dx -1 to 1 प्लस बी सी लाइन कौन सी है, अब इस 1/2 को आप बाहर लिख लो, मुझे इंटीग्रेशन जस्ट करनी है 7 - x लिख लो, देखो -x + 7 है, इसको 7 - x लिख लो, ठीक है। लिमिट्स कितनी है 1 2 3 माइनस, अब अगेन ए सी लाइन कौन सी है, 1/2 इसका बाहर लिख लो, x + 1 dx, अब -1 से लेके 3 तक। अब ठीक है, अब देखो हमें जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर करने बैठूंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इनको हमें जस्ट इंटीग्रेट ही करना है, तो करते हैं, बहुत इजी इंटीग्रेशन है इसकी। 3/2 बाहर रख लो। अब देखो x + 1 को आप सेपरेट लिख लो, x को अलग से 1 को अलग से, x की इंटीग्रेशन x²/2, 1 की इंटीग्रेशन x। सेम वे से 7 - x, तो इसको ऐसे लिख लो, 7 की 7x, इसकी x²/2, तो बहुत ईजी है। तो इसको लिख लो आप x²/2 + x, जो मैंने आपको बताया था, -1 से 1 1/2, सेम ऐसे 7 की 7x, इसकी x²/2, 1 से लेके 3 तक, -1/2। अब x + 1 है तो सेम x²/2 + x, -1 से लेके 3 तक। अब जस्ट हमें लिमिट्स को फिल ही करना है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। जो मैंने आपको हमेशा बताया, कैलकुलेशन से कभी भी बोरियत लगे कि बोरियत हो रही है, सॉन्ग सुनो, अच्छे सॉन्ग सुनो, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, और जब आपको क्वेश्चन सही होगा, अच्छे से कैलकुलेशन होगी, तो आपको ये भी लगेगा यस हमने कुछ सीखा है। तो हमेशा अच्छे मन से इंजॉय करते हुए मैथ्स को पढ़ा करो, फिर आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। कभी भी मन में बोझ लेके मत करा करो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अब देखो पहले 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जस्ट फोकस रखो अपना, यहाँ पर हो गया।
पहले 1 फिल किया फिर -1, 1/2 बाहर है, पहले क्या फिल करेंगे 3, ठीक है, माइनस फिर 1 हो गया, -1/2, पहले क्या फिल करेंगे 3, फिर -1, लो सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पर 1/2 + 1, यहाँ पर 1/2 -1, ठीक है, प्लस 1/2, यहाँ पर 21 - 9/2 -7 - 1/2 ब्रैकेट क्लोज, -1/2, यहाँ पर 9/2 + 3 -1/2 -1 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से करते हैं, देखो 1/2 + 1 कितना होगा, ये जो स्टेप्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, 3/2, यहाँ पर 3/2, 1/2 -1 कितना होगा, -1/2, ठीक है, 1/2, इसको भी कर लो, 21, देखो 21 - 9/2, यहाँ पर 42 - 9/2, तो यहाँ पर आप लिख लो 42 - 9/2 -7 2 = 14 -1/2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर भी कर लो 9 + 2 3 = 6/2, 1/2 -1 को मैंने आपको अभी बताया था कितना आएगा, -1/2, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 3/2 + 1/2, यहाँ पर कितना आएगा 33/2, यहाँ पर कितना आएगा 13/2, यहाँ पर कितना आएगा 15/2 + 1/2, तो सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 3/2, अब ये एलसीएम सेम है तो ऊपर कितना आएगा 3 + 1/2, 1/2, यहाँ पर भी एलसीएम सेम है तो 33 - 13/2 -1/2, यहाँ पर कितना आएगा 15 + 1/2, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 3/2 4/2 + 1/2 20/2 -1/2 16/2। अगर आप मेरी बात मानो तो कुछ भी कट मत करना, ठीक है, इनका एलसीएम ही ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, 12 + 20 - 16, तो कितना आंसर आ गया 12 + 20 कितना आएगा 32 - 16/4, तो कितना आ गया 32 - 16 16/4, तो ये आपस में कट हो जाएगा, तो कितना आ गया 4, तो विच एम्प्लाइज हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCA, मतलब ABC रीजन है हमारा, ठीक है, इसका कितना आएगा 4। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब जल्दी जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, इसमें हमारे पास 3 वर्सेस गिवन थी। मैंने तीनों वर्सेस को ग्राफ पे पहले प्लॉट कर लिया, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई कर्व गिवन है, अगर मेरे पास कोई कर्व की मतलब कि इक्वेशन गिवन नहीं है तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं निकाल सकता, तो इसलिए मैंने रफ स्केच ही बना लिया। अब जब पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए, उनको मीट किए, तो मेरे पास ट्रायंगल बन गई, तो उसके बीच का हमें एरिया फाइंड करना था। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि हमारे पास इक्वेशंस नहीं थी, तो मैंने लाइन की इक्वेशन निकाली 2 पॉइंट फॉर्म से, पहले AB की, फिर ग्रीन लाइन BC की, फिर रेड लाइन AC की।
अब आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया था कि इसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसमें बहुत मुश्किल है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ किया। लेफ्ट फ्रॉम द टॉप यहाँ से यहाँ तक गया तो मुझे ये वाला एरिया मिल गया, ब्राउन के मतलब कि अलॉन्ग गया, फिर ग्रीन के अलॉन्ग गया क्योंकि मुझे अभी और एरिया चाहिए था प्लस, तो BC के अलॉन्ग गया तो मुझे ये वाला सारा एरिया मिल गया। तो ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको ये फालतू था तो इसको मैंने माइनस कर दिया, तो मैं लेफ़्ट से अगेन स्टार्ट हुआ और रेड से इसको मैंने माइनस कर दिया। अब जस्ट मैंने यहाँ पर AB की इक्वेशन फिल की, यहाँ BC की, यहाँ पर AC की, अब तीनों को इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next question, using integration find the area of triangular region whose sides have the equations y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो इसमें भी हमें एक ट्रायंगुलर रीजन का मतलब ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया वो फाइंड करना है। अब लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था, डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था बट वहाँ पर हमें वर्सेस गिवन थी, मतलब पॉइंट्स गिवन थे, ऑर्डर्ड पेयर गिवन थे, वहाँ से हमने लाइन की इक्वेशन निकाली और फिर एरिया फाइंड किया। अब यहाँ पर बिल्कुल उससे उल्टा है, अब यहाँ पर हमें इक्वेशंस गिवन है, तो अब इन इक्वेशन से हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी, उन्होंने लिखा है ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम बेसिकली वर्सेस फाइंड करेंगे। अब वर्सेस क्यों फाइंड करनी है, बेसिकली वो क्या होते हैं, वर्सेस क्या होते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से रिवर्स है, जस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन से, बाकी क्वेश्चन को करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें कर्व्स गिवन है तो सबसे पहले कर्व्स को लिख लो, लेट x इज इक्वल टू 4, ये कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक कर्व है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये भी एक कर्व है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी कर्व्स को अच्छे से पहचानेंगे। आपको पता है ये एक लाइन है, y सिंगल पावर x सिंगल पावर ये लाइन है, y सिंगल पावर x सिंगल पावर मतलब ये लाइन है, ये तीनों मतलब कि लाइंस हैं। तो अब इनको हम अच्छे से जानते हैं बट हमें पता है कि इनको ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि लाइंस जो लाइन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो इसलिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमेशा की तरह यहाँ पर 3 कर्व्स है ना, तो 1 और 2 का निकाल लो, 1 और 3 का जो पैटर्न फॉलो करते हैं, 1 का हो गया फिर 2 और 3 का, बस सबसे पहले 1 और 2 का, ठीक है, बहुत इजी है, आपने पहले भी ऐसा किया है। तो लेट x इज इक्वल टू 4, पुट इन 2, तो आप इसको 2 में पुट कर लो, तो y इज इक्वल टू 2 4 प्लस 1, x की जगह पर 4, तो कितना आएगा 8 प्लस 1 कितना आएगा 9, मतलब 4,9। तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, x इज इक्वल टू 4 और ये सेकेंड इक्वेशन का, ठीक है। सेम वे से आप किसका निकाल लो, 1 और 3 का, ठीक है, 1 और 3 का भी निकाल लो। तो लेट x इज इक्वल टू 4 पुट इन 2, सॉरी पुट इन 3, ये 3 का है ना, पुट इन 3, तो 3 में फिल कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, तो कितना आएगा 12 प्लस 1 कितना आएगा 13, तो यहाँ से कितना आ गया 4,13, तो ये भी हमने निकाल लिया। देखो 1 का सबके साथ हो गया, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, अब 2 की बारी है, 2 का 3 के साथ, ये लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा 2 और 3, ठीक है। अब क्या करो, आप किसी एक से स्टार्ट कर लो, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 पुट इन 3, इसको आप 3 में फिल कर लो, कितना आएगा, y की जगह पर क्या लिखेंगे हम 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। अब ऐसा करो, इस x को उधर ले जाओ, यहाँ पर ये 1 और 1 हम कट कर सकते हैं, देखो 1 और 1 आपस में कट हो गए, तो विच एम्प्लाइज 3x, इसको उधर ले जाओ, माइनस 2x इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। अब देखो x इज इक्वल टू 0 हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1,
0 + 1 मतलब 1, तो 0,1। तो मैंने सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद अगला काम क्या होता है, रफ स्केच। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लाइंस लिखी हुई हैं तीनों अपनी, और तीनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लिए, 1 and 2 का, 1 and 3 का, 2 and 3 का। अब यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली रफ स्केच नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर आपको कुछ बातें समझानी चाहिए मुझे आपको, क्योंकि देखो जब हम स्टैंडर्ड कोई भी मतलब कर्व करते हैं, जैसे पैराबोला, हाई मतलब सर्कल या एलिप्स, तो वो हमें कुछ आइडिया रहता है कि वो ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ्ट, अपवर्ड, हमें पता होता है, ठीक है। अब लाइंस में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि लाइन को ड्रॉ करने के, देखो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब लाइन को हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, किसी तरह से भी ड्रॉ हो सकती है। तो उसके लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ वो लाइन लिखी है, x = 4। आपको पता है ये रेड लाइन x = 4 है, ये हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है, ये लाइन ऐसे ही बनेगी। बाकी मैंने देखो यहाँ पर x 4,9 लिख लिया, 4,13 मतलब जो 9 नीचे है y, तो 13 ऊपर ही होगा, 0 x 0 है, y 1 है। तो मैंने ये पॉइंट्स जस्ट लिख लिए, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम लाइंस को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब देखो 0,1, ठीक है, ध्यान से देखो 0,1 किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों का। मतलब ये जो दोनों लाइंस है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता लग गया कि 2 and 3 यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है। सेम वे से 4,13 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, 1 का और 3 का, 1 का और 3 का। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर थर्ड लाइन बनेगी हमारी, ठीक है। ध्यान से देखो, थर्ड लाइन बनेगी। देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इसको ब्राउन में बना देता हूँ। यहाँ पर हमारी ये थर्ड लाइन बनेगी। कैसे पता लगा, देखो 4,13 किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड का। अब फर्स्ट लाइन तो ये रही हमारी रेड, तो थर्ड लाइन कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पर यही मीट करेगी, तो फर्स्ट एंड थर्ड का बना दिया। सेम वे से 4,9 किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फर्स्ट का और सेकंड का। अब फर्स्ट लाइन तो मैंने ड्रॉ की हुई है, सेकंड कौन है, ये वाली, मतलब ये जो 4,9 है यहाँ पर ये ड्रॉ होगी, ठीक है। तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब उसको हम ग्रीन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगी, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। आप चेक भी कर सकते हो, देखो वो मैंने आपको समझा ही दिया। 4,13 किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फर्स्ट और थर्ड का। ये फर्स्ट लाइन रेड, थर्ड ये वाली है। 4,9 फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड मतलब कि ये वाली है 2x + 1। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ 2 and 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 0,1। ये दोनों मीट हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं लाइंस वाली, ठीक है। अब हमने डायग्राम बना ली। अब हमें ये देखना है कि एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है। आपको पता है ट्रायंगुलर रीजन, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रही है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब उसको भी हम शेड कर लेते हैं। अब देखो हमने शेडिंग कर ली कि इस ट्रायंगुलर रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखो ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, ठीक है। इसको नेम दे दो A, इसको B, अब इसको C, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ऐसा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हो तो उसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही करते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है। बट फिर भी आपके मन में अगर डाउट है तो मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है, ठीक है। मान लो अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो आप राइट, ये एरिया हमारा राइट ये है, इसका बॉटम को ना ये, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे y एक्सिस तक का एरिया मिलेगा। ये सारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने रेड में करा है, अब इसको मैं जानबूझ के मतलब ब्राउन में कर रहा हूँ। ये सारा एरिया हमें मिल जाएगा, रेड और ब्राउन दोनों, ठीक है। बट मुझे चाहिए कौन सा, ओनली ब्राउन एरिया, तो रेड मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये माइनस कर देंगे, चलो वो बात की बात है। अब उसके बाद अगेन ये राइट था, ये हो गया। अब ये वाला राइट बॉटम यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो मुझे ये वाला सारा एरिया मिलेगा, ये फालतू मिलेगा, और ये वाला ब्राउन। तो मुझे पहले मतलब देखो इसको करना पड़ेगा, फिर इसको माइनस, फिर इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसको माइनस। अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप में देखें तो देखो मैं ब्राउन से गया यहाँ से लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, तो मुझे ये सारा एरिया मिलेगा, ये सारा एरिया मिल जाएगा मेरे को, ये नीचे वाला भी मिल जाएगा, ठीक है।
अब उसको मैं क्या करूँगा, अगेन लेफ्ट से स्टार्ट होऊंगा तो यहाँ से माइनस करूँगा एक ही बार में, तो मेरे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन। रीजन कौन सा है हमारा, ABCA, इसको आप नेम ए दे दो, ABCA, ठीक है। तो आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप। अब वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, YDX, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो YDX। अब आप मेरे को बताओ वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो ये एरिया है लेफ़्ट, यहाँ से या टॉप इसका ये है, तो मैं यहाँ से लेके मैं A से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकता हूँ बिना ब्रेक के, जाने की कोशिश करूँगा। तो मैं A से लेके गया कहाँ तक, B तक, तो B से आगे नहीं मैं जा सकता, तो मैं A से लेके B तक गया, ठीक है। अब उससे मुझे क्या होगा, ये देखा करो कि कौन सा एरिया मिलेगा, उससे मुझे नीचे X एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो मैं किसके अलॉन्ग गया, ब्राउन लाइन। अब ये जो ब्राउन लाइन है ये कौन सी है, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, इसका हम नेम रख लेते हैं। देखो इसको, ये जो ब्राउन लाइन है 4 और 13 की है ना, मगर 4 और 13 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इसका, मतलब ये 1 और 3 का है। तो ये लाइन तो x+4 है, ये लाइन होगी ब्राउन वाली y = 3x+1। देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेड लाइन से, मतलब फर्स्ट लाइन से कितना है 4,13, फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना 4,13, फर्स्ट रेड वाली लाइन है, थर्ड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। सेम वे से ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है ये कौन सी है, y = 2x+1, ठीक है। अब देखो मैं ब्राउन लाइन के अलॉन्ग गया, अब मैं ब्राउन लाइन के अलॉन्ग गया, ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो ये ब्राउन लाइन है, इसको आप लिख दो लाइन, ब्राउन में लिख रहा हूँ, कौन सी लाइन है ये हमारी, थर्ड, कौन सी लाइन है हमारी, थर्ड, तो मैंने यहाँ पर L3 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें x वेरी करता है, x वेरी, ठीक है, कितना वेरी कर रहा है, 0 है, यहाँ पर कितना है 4। अब क्योंकि मुझे ज़्यादा एरिया मिला है तो मैं माइनस करूँगा, अगेन YDX, ठीक है। तो लेफ़्ट हमारा हो चुका है, लेफ़्ट टॉप हो चुका है, तो ये लेफ़्ट नीचे वाला, तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा लेफ़्ट से, कहाँ तक जाऊँगा, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, तो मैं A से लेके C तक गया। अब उससे क्या होगा, इसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा। अब मैं किसके अलॉन्ग गया, 2x+1, ये कौन सी लाइन है, सेकेंड लाइन, तो L2 जो ग्रीन में है, ठीक है। अब x कितना वेरी कर रहा है, 0, यहाँ पर कितना है 4। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना है और इंटीग्रेट करना है और हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखो वी नो देखो ये जो 3 लाइन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y, या ऐसा करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं YL3, y जो L3 है वो कितनी है हमारी 3x+1 एंड y जो L2 है, y जो L2 है वो कितनी है हमारी 2x+1, पुट इन 4, इसको आप नंबर 4 दे दो। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक, तो यहाँ पर वैल्यू फिल कर दो 3x+1 dx माइनस 0 से लेके 4 तक 2x+1 dx। अब इनकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी है, 3x की 3x² 2, 1 की x, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लिमिट्स लगा दो, 2x² 2, 1 की x, 0 से लेके 4 तक। अब यहाँ पर ये 2 और 2 कट हो सकते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो अपर लिमिट फिल करो, 3 × 4 का स्क्वायर बाय 2 + 4, जस्ट जहाँ पर भी x है मैंने 4 फिल कर दिया, माइनस जहाँ पर भी x है 0 लिख दो, अब ये तो 0 ही आएगा वैसे, ठीक है, माइनस यहाँ पर जहाँ पर भी x है 4 + 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0। तो आगे सॉल्व करते हैं, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 3 × 16/2,
प्लस 4, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू मतलब ये भी 0 है तो यहाँ पर सिर्फ 0 रह जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, यहाँ पर कितना आएगा 0। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, अब ये भी कट हो जाएगा तो 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 माइनस 16 और 4 20, तो विच एम्प्लाइज 28 माइनस 20 विच एम्प्लाइज एरिया कितना आ गया 8 यूनिट्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट जो हमारा 4th क्वेश्चन है ये जस्ट उससे रिवर्स था। उसमें क्या था, वर्सेस गिवन थी तो वहाँ से मैंने लाइन की इक्वेशन निकाली, मतलब वो थोड़ा सा हमें लेंथी लगा क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन निकालने को टाइम लग गया। अब इसमें हमें लाइन्स की इक्वेशन पहले ही गिवन थी, इसमें जस्ट हमें मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालने थे, वो मैं तीनों निकाल लिए, रफ स्केच बना लिया। अब रफ स्केच में कंफ्यूज मत होना, इसमें x इज इक्वल टू 4 को मैं जानता था, मैंने बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपको बताया 1 and 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है तो मैंने ब्राउन लाइन वहाँ पर बनाई। 1 and 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4,9 है तो वहाँ पर मैंने ग्रीन लाइन बनाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से मुश्किल था, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, लेफ्ट टॉप से गया तो मेरे पास ये एरिया आ गया। ये माइनस करना पड़ेगा तो इसके अलॉन्ग गया, इसको माइनस कर दिया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।